Good morning, students. Today we are going to discuss about Unit 4, Chapter 11, International Trade. लास्ट लेक्चर में वो जो हमारी सेकंड बुक थी उसमें इंटरनेशनल ट्रेड्स टॉपिक कवर किए थे। वो इंटरनेशनल जो है कॉन्टिनेंट्स को देखते हुए जो शिप हैं जो हमारे जिसको सी पोर्ट बोलते हैं, तो सी पोर्ट्स को डिस्कस किए थे, वो इंटरनेशनल लेवल पर थे। आज इस क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हमारा जो इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट लोकेशन पे होता है, जिसका ईस्टर्न पार्ट्स में बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न पार्ट पे अरेबियन सी और जो साउथ पार्ट में इंडियन ओशियंस देखने को मिलता है। तो जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड्स होगा वो आपका सी पोर्ट्स के थ्रू होगा। तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कोस्टल स्टेट्स पे आपको सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का जो ट्रेड होता है वो कौन से कंट्री के साथ कैसा हो रहा है, ये जो क्वांटिटी है एक्सपोर्ट की वो इंक्रीज हो रही है कितने, पिछला जो लास्ट डिकेड है तो उस लास्ट डिकेड के अंदर ग्रोथ कितना हो रहा है, वही इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारे जो 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे और ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से वो कवर होंगे आपके टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रेड। The changing pattern of India's international trade in 1950 to 1951, India's external trade was worth 1,214 crore, which rose to 44 lakh 29,762 crore in 2016 to 17। तो जो आपका 1950 से लेकर 2016 तक का जो टेन्योर था, इस टेन्योर के जो ड्यूरिंग दिस टेन्योर जो इंक्रीजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट या ट्रेड्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपका फिगर सामने नजर आ रहा है। There are numerous reasons for this sharp rise in overseas trade, such as momentum picked up by the manufacturing sector, the liberal policy of the government, and the diversification of markets. तो ये जो इंक्रीजमेंट ट्रेड्स में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो इंक्रीमेंट के पीछे कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जो तो हमने जो है ना सेकंड 5 ईयर प्लान्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है ना इंडस्ट्री डेवलप की, और उस इंडस्ट्री के डेवलप होने से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो है रॉ मटेरियल्स के तौर पर, वहां से मशीनरी के तौर पर हमने जो स्टील प्लांट्स लगाए थे वहां से मशीनरी आया। तो इंडिया के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर की जो है ना बढ़ोतरी हो गई, और इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इनके इम्प्रूवमेंट होने से जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो काफी मजबूत हुआ। और जिसमें उसमें क्या होता है, गुड्स का रॉ मटेरियल्स का फिनिश गुड में कन्वर्जन होता है, और इसलिए गुड्स हमारे पास जब अवेलेबल हो जाएगी तो उसको हमने एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सेकंड रीजन था लिबरल पॉलिसीज। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थे, लास्ट टाइम पे जब आप ब्लॉक्स देखे थे, कुछ ब्लॉक्स मींस क्या थे, एक ग्रुप्स थे इकोनॉमिक जो एक दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए जो ट्रेड जो होता था उनके बीच में, तो जो पॉलिसीज थी वो एक इजी पॉलिसीज रखी गई थी, जैसे मोस्ट फेवर नेशंस। मींस क्या था कि भाई एक जो कंट्री है वो सेकंड कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसके अंदर जो टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी है, टैरिफ हैं, उनके जो रेट जो क्या कर देगा वो उसको फ्री कर देगा उनसे। तो इस तरीके से। और थर्ड जो था वो था आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। तो मार्केट से जो डिफरेंट डिफरेंट, अभी तो मार्केट आपका सिर्फ इंडिया में अवेलेबल था, लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मार्केट आप चाइना में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अमेरिका में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, या रसिया में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स हो गया, तो काफी सारी मार्केट्स अवेलेबल हुई, इसीलिए ट्रेड्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर गया। The nature of India's foreign trade has changed over the years, though there has been an increase in the total volume of import and export. The volume of import continue to be higher than that of export. तो इंडिया जो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की, तो इंडिया के अंदर आज भी क्या हो रहा है, इंपोर्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में हो रहा है, तो इंपोर्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में है, और जो एक्सपोर्ट है वो लो क्वांटिटी में है। तो आज भी हमारा जो पैसा है, जो इंडिया का फाइनेंशियल मनी है, वो इंपोर्ट्स के अंदर जो है इंपोर्ट्स ड्यू टू इंटर, और उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होगा, जो इंपोर्ट वाली गुड्स होगी, तो उसमें कौन आएगा, ऑयल आएगा, तो ऑयल पेट्रोलियम आएगा। तो यहाँ पर एक जो पैटर्न देख पा रहे हैं आप, जो चेंजिंग पैटर्न है इंडिया का एक्सपोर्ट का, वो आप ईयर बाय ईयर देख सकते हैं यहाँ पे।
2013 से लेकर 2017 तक का जो एक सिनेरियो है, इसमें जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पैटर्न देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो ब्लैक डार्क कलर में देख रहे हैं आप, ये एक्सपोर्ट है। तो ये जो 2012 में एक्सपोर्ट ये वाला स्लैब रेट पे था, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम इन करोड़। तो करोड़ में हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, फिर स्टेबल कर जाता है, फिर डाउन कर जाता है, फिर इंक्रीज कर जाता है। तो आप देखेंगे जैसे स्टार्टिंग में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी आज क्या हुई है, थोड़ी बड़ी है करोड़ रुपीज में जब हम काउंट करते हैं। और फिर देखते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट जो हमने किया है, जो पहले इंपोर्ट करते थे, तो उसके कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, वैसे टोटली जो अगर वॉल्यूम देखा जाए तो एक्सपोर्ट से ज्यादा क्या है, इंपोर्ट है। तो हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्लैब रेट्स देखेंगे यहाँ पर, तो उस तरीके से आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे कि भाई 2012 में जो इंपोर्ट करते थे, फिर थोड़ा सा इंपोर्ट जो इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट इंक्रीज होते होते फिर 2014 में आके इंपोर्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और फिर 2015 से में आकर और फिर 2070 तक क्या करता है, स्टेबल हो जाता है। तो इंपोर्ट हमने जो जहां से जो अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखें, तो इंपोर्ट हमने क्या किया है, इंपोर्ट हमने कम किया है, और एक्सपोर्ट हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है। लेकिन फिर भी क्या है, आज भी जो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट मैक्सिमम हो रहा है, जो पैसा हमारा इंपोर्ट में जा रहा है, और जो पैसा एक्सपोर्ट्स में कम आ रहा है। अब यहाँ पर जो एक स्लैब देख रहे हैं आप, जो ट्रेड बैलेंस की जब हम बात करेंगे, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड्स है, जो टेबल 11.1 टेबल शो कर रही है आपको, और वॉल्यूम जो है करोड़ में रखी गई है। 2004 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया अमाउंट जो है, वो करोड़ में है। जो 3,75,340 लाख का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, और इंपोर्ट जो कर रहे थे 5,01,065 करोड़ रुपीज का हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के कंपेयर में इंपोर्ट मैक्सिमम हो रहा था। तो ट्रेड बैलेंस जब हम देख रहे थे, तो माइनस में आ रहा था 1,25,725। इसका मतलब ये है कि 2004 के टाइम पे हमारे यहाँ पे हमें जो पैसे देने पड़ रहे थे इंपोर्ट करने वाले जो प्रोडक्ट्स थे, उन पे ये 1,25,725 करोड़ रुपीज दे देने पड़ रहे थे। फिर इसके बाद आ जाते 2000 अगर 16-17 की बात करें, तो इसमें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे इसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो रहा है। वो कितना, जहाँ 3 लाख एक्सपोर्ट लगभग अमाउंट था, उसके कंपेयर में अभी यहाँ पर 18,52,340 लाख रुपीज का क्या कर रहे हैं, करोड़ रुपीज का क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जो 2004 में इंपोर्ट कर रहे थे 5 लाख नियर अबाउट, और यहाँ पर आप 25 लाख नियर अबाउट कर रहे हैं। तो 25 लाख 7700 जो 77,422 करोड़ रुपीज का हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बैलेंस देख रहे हैं, तो बैलेंस निकल कर आ रहा है माइनस में। तो यहाँ के कंपैरिजन में बैलेंस अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा है। कितना है, -7,25,082 करोड़ रुपीज। तो इस तरीके से हमने रियलाइज किया कि इंडिया आज भी क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट जो है वो लो है, इंपोर्ट क्या है उसके पास अभी भी मैक्सिमम है। तो इंडिया को इंडस्ट्री और ज्यादा डेवलप करनी होगी, प्रोडक्ट इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम प्रोडक्ट बनाकर अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकें, गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकें। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, तो जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें कौन सा प्रोडक्ट है जिसको इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, वो है जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उससे कौन कौन से जो प्रोडक्शन हुई है। इसमें भी आप देखेंगे कि पहले 2009 में हम जो एक्सपोर्ट करते थे, ये परसेंट जो है परसेंट में होगा। जो मान लो आपने 100 रुपीज अर्निंग किया है एक्सपोर्ट से, तो 100 रुपीज में से 10 रुपीज जो हमको गेन हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हो रहे थे 2009-10 के अंदर। अब जो 2016 और 17 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 12.3 रुपीज। तो 12.3 रुपीज मीन्स या 12.3%। तो यहाँ एग्रीकल्चर गुड्स का परसेंटेज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन की जो
प्रोडक्शन हुई है उसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया जिसमें पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करते हैं। सेकंड, जब हम देखते हैं ओरे एंड मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे हमारा टॉपिक था जिसमें लोहा और जो पेट्रोल जो आपका कोयल है, पेट्रोल इसमें आपका सॉरी मैग्नीज आ गया, जिसमें सबसे नंबर 1 पे कौन था, आयरन, और सेकंड पे कौन था, मैग्नीज। तो यहाँ पर जो 2009 में हम अगर परसेंट की बात करें 4.9% क्या कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें अभी क्या हुआ है, कमी आई है, डिक्रीज हुआ है ना। पहले जैसे अगर आप मान लो 100 रुपीज अर्निंग करते थे एक्सपोर्ट करके, तो आज जो तो अभी मिनरल से हमें इनकम कम हुई है कंपेयर टू जो 2009 की अगर कंपेयर करें। फिर आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मीन का मतलब क्या है कि भाई आपने फैक्ट्रियां लगा के जो है ना प्रोडक्ट बनाए होंगे, तो उस प्रोडक्ट की जब हम बात करें तो ये अर्निंग होती थी हमारी 2009 में 67.4% अर्निंग होती थी, लेकिन अब जो अर्निंग हो रही है 73.6% जो है अर्निंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी काम कर रहा है, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के तहत आप देखते हैं प्रोडक्शन, काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया बनाकर बाहर बेच रहा है। फिर आता है क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो 16.2% जो पहले चलता था 2009 में, और 2016 में अब कितना हो गया है, जो 11.7, तो ये डिक्रीज हुआ है। तो क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या हुआ है, डिक्रीज, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, उससे इनकम बहुत कम हो रही है। फिर जो अदर कमोडिटीज हैं, तो अदर कमोडिटीज जो बच गई इनको छोड़ के एक्सेप्ट, तो अदर कमोडिटीज के अंदर जब हम देखते हैं तो अदर कमोडिटीज भी डिक्रीज हुई हैं कंपेयर टू 2009 और 16 के। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है गुड्स का, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होती हैं, तो इंडिया ने कौन सी गुड्स की अर्निंग बढ़ाई है और कौन सी से कम की है। अब यही पे एक्सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज, जो प्रिंसिपल कमोडिटीज हैं जो अब यहाँ पर हम डिस्कस, वहाँ परसेंटेज में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर आप करोड़ रुपीज में डिस्कस करेंगे कि भाई जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं वो कितना करोड़ रुपीज 2016 और 17 के अंदर हम एक्सपोर्ट करके अर्निंग किए थे। तो जो अर्निंग हुई थी वो 2,28,1 करोड़ रुपीज की अर्निंग हुई थी एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट से। जो टुडे डाटा शो हो रहा है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2016 और 17 की रिपोर्ट है, उसके तहत ये डाटा शो किया गया आपके एनसीईआरटी बुक में। फिर ओरे एंड मिनरल्स जो है, खनिज संसाधन जो होते हैं आपके, जिसमें आपका कोयल आ गया, आयरन आ गया, बॉक्साइट आ गया, मैग्नीज आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, तो ये जो मिनरल से इनकम जनरेट हुई है वो हुई है 35,947 करोड़ रुपीज की अर्निंग हुई है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आ गए, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में आता है 13,63,232 करोड़ रुपीज की अर्निंग हुई है एक्सपोर्ट करने से। और फिर मिनरल्स एंड जो लुब्रिकेंट्स आ गए आपके, तो उनके प्रोडक्ट्स जो उनका एक्सपोर्ट हमने जब किया है, तो उस एक्सपोर्ट से जो अर्निंग हुई है वो 2,16,280 रुपीज की अर्निंग हुई है इंडिया को। 2016 का ये डाटा शो हो रहा था। अब यहाँ पर जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 2009 और 2017 के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है, जो बाहर से हम खरीद रहे हैं, जिसमें फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट अगर हम खरीद रहे हैं, तो वो इंपोर्ट में भी हमारा बढ़ा है। तो कितने परसेंट बढ़ा है, तो फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं 2009-10 में ये 3.7% था, और इसके बाद फिर 2016-17 में ये 5.6 चला गया है।
तो यहाँ पर परसेंटेज आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट की बढ़ रही है। फिर बात करते हैं फ्यूल की। तो फ्यूल कोयल जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो अगर हम खरीद रहे हैं तो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हुआ है। तो पहले जो फ्यूल कोयल जो परसेंटेज था वो 33.2% हम क्या कर रहे थे, जो मान लो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट पे जो हमने प्रोडक्ट लिया तो जैसे 100 रुपीज, तो 100 रुपीज हमको बाहर देना पड़ रहा था। तो उस 100 रुपीज में से 33.2 रुपीज हमें किस पे देना पड़ रहा था, फ्यूल जो हम खरीद रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब ये हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब कितना परसेंट चला गया है, अब जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 26.7% हम वो उस पर खर्च करते हैं अपना फ्यूल जो प्रोडक्ट है। फिर आता है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर पे पहले जो होता था 2.3% क्या करते थे हम, एक्सपेंडिचर होते थे हमारे इंपोर्ट पे, जो बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते थे, जैसे पोटास हो गया। तो ऐसे ही अब इस पे क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, 1.3 जो है डाउन चला गया है। तो फर्टिलाइजर भी हमने इंपोर्ट करना कम कर दिया है, या उस पर हमने एक्सपेंडिचर करना कम कर दिया है। तो पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड न्यूज प्रिंट जो है वो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड न्यूज प्रिंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें 0.0, तो 0.0 होता था। उसके बाद फिर जो आपका अभी 0.9% चला गया है, इंक्रीज हुआ है। तो फिर कैपिटल गुड्स की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स भी डिक्रीज हुई हैं। यहाँ 15% होता था, अब 13.6% चला गया है। फिर जो अदर गुड्स हो गई आपकी, तो अदर गुड्स में जो एक्सपेंडिचर हम करते थे, इंपोर्ट जो हम करते थे प्रोडक्ट, तो उस पर 40.6% हम एक्सपेंडिचर करते थे 2009-10 के सिनेरियो के दौरान। और ऐसा ही एक्सपेंडिचर अब हो रहा है 37% एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 2016-17 के अंदर जो परसेंटेज होता है। तो यहाँ अदर गुड्स में भी हम क्या कर रहे हैं, अपना जो एक्सपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं हमारे, सॉरी इंपोर्ट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कम किए गए हैं अदर गुड्स में। वही गुड्स जो हमने इंपोर्ट की थी, अब वो इंपोर्ट्स यहाँ पर हम जो करोड़ रुपीज में टैली कर लेते हैं कि जो हमने कितना करोड़ रुपीज एक्सपेंडिचर किया है, जो अभी प्रोडक्ट जो हमने परचेज किए थे अदर कंट्री से। तो जैसे फर्टिलाइजर और जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग है वो 2016-17 में इंडिया ने जो एक्सपेंड करे थे करोड़ रुपीज में है, 33,726 रुपीज एक्सपेंडिचर किए हैं। फिर एडिबल ऑयल्स वो होते हैं जो खाद्य तेल होते हैं, जैसे किचन में यूज होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट हमने खरीदे हैं वो 73,048 रुपीज के जो हमने इंपोर्ट किए हैं अदर कंट्रीज से। फिर आता है पल्प एंड वेस्ट पेपर जो है 6,537 रुपीज इन करोड़ रुपीज। नॉन फेरस मेटल्स जो होती हैं जिसमें लोहा आयरन नहीं होता है वो नॉन फेरस होती हैं, तो वो 26,2961 रुपीज का क्या किया है हमने, एक्सपेंडिचर किया है करोड़ रुपीज में। फिर आयरन एंड स्टील, तो आयरन एंड स्टील की जब हम बात करते हैं तो आयरन स्टील में जो 55,278 रुपीज एक्सपेंडिचर किए हैं। फिर पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स पे जो हमने एक्सपेंडिचर किए हैं वो आपके आते हैं 58 या 5,82,762 रुपीज हमने एक्सपेंडिचर किए हैं इंपोर्ट पे, पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट्स प्रोडक्शन पे। फिर उसके बाद पर्ल्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स जो आते हैं, जिसमें आपका डायमंड आ गया, गोल्ड आ गया। तो ऐसे जो हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर जो इंडिया एक्सपेंडिचर कर रहा है अपना इंपोर्ट करने पे, वो कर रहा है आपका 1,59,464 रुपीज जो है एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा इंपोर्ट करने पे। फिर उसके बाद आता है मेडिकल फार्मा प्रोडक्ट। तो मेडिकल फार्मा प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आता है 33,504 रुपीज। फिर उसके बाद है केमिकल प्रोडक्ट। तो केमिकल प्रोडक्ट पे जो खर्च किया जा रहा है, तो केमिकल प्रोडक्ट पे खर्च किया जा रहा है 1,47,350 रुपीज एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप
एक बार से रिव्यू ले लेंगे जो इंपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल्स कमोडिटीज की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंपोर्ट करने पे जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, तो आज देख पा रहे हैं पेट्रोलियम्स पे। तो पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है इंडिया के अंदर ये मिनरल्स देखने को नहीं मिलते, तो इंडिया अदर कंट्री पे डिपेंड है। तो जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल चलता है, पेट्रोल डीजल चलता है, तो वो हम कहाँ से, बाहर से खरीदते हैं, इसीलिए वो महंगा पड़ता है हमें, क्योंकि अपने पास मिनरल्स के जो फॉर्म में है ही नहीं। फिर उसके बाद नॉन फेरस प्रोडक्ट भी हमें बाहर से ज्यादा लेने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर आता है आपका पर्ल्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हम यूज करते हैं, जो उंगली में पहनते हैं। तो इस तरीके के जो आइटम्स हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट ट्रेड। तो इंडिया डायरेक्शन जो हम देखते हैं कि डायरेक्शन है कि भाई इंपोर्ट जो किस कंट्री से हो रहा है, तो इंडिया में कौन से कंट्री से प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं और वो वजह क्या है, रीजन क्या है उसके पीछे। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट ट्रेड देखेंगे कि किस कंट्री से हम मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री को हम मैक्सिमम पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2010-11 से लेकर और 2016-17 का डाटा शो हो रहा है आपको, जो करोड़ रुपीज में इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पर रीजन की बात करेंगे तो रीजन में हम देखते हैं सबसे पहले यूरोप। तो यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, तो यूरोपियन कंट्री से इंडिया जो इंपोर्ट करता है 2010 और 11 में जो इंपोर्ट करता था, वो क्वांटिटी इन करोड़ रुपीज इज 3,23,857 रुपीज, जो करोड़ रुपीज में हम क्या करते थे, इंपोर्ट्स करते थे। अब 2016-17 में क्या सिनेरियो है कि वो इंक्रीज हो गया है, अब वो 4 लाख पे चला गया है। तो 4,03,972 करोड़ रुपीज चला गया है। फिर अफ्रीका से भी इंडिया जो प्रोडक्ट खरीदता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीकन कंट्री से जब खरीदते हैं, तो वो 2010 के टाइम पे जो था आपका 11 जो 1,18,612 जो रुपीज, करोड़ रुपीज हम पे करते थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स को, और ये भी इंक्रीज हो गया है। और इंक्रीज होकर कितना चला गया है, 1,93,327 रुपीज चला गया है। फिर उसके बाद जो आपका नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका से जो इंडिया इंपोर्ट्स करता था 2010-11 के टाइम पे, तो वो 1,06,02 रुपीज, करोड़ रुपीज में इंपोर्ट करता था। वो भी क्या हो गया आपका, अभी इंक्रीज हो चुका है। तो जैसे 1,95,332 करोड़ रुपीज में अब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। और फिर है आपका लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में जो इंपोर्ट करते हैं 2010-11 में, वो 64,573 रुपीज में इंपोर्ट करते थे, लेकिन वहां पे भी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो 11 जो 1,15,762 रुपीज चला गया है। फिर इसके बाद एशियन एंड एशियन, एशिया एंड एशियन जो एक ग्रुप आप ब्लॉक ऑफ पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, एशियन ब्लॉक्स पढ़े थे, जिसमें जो एशियंस कंट्रीज का एक ग्रुप है जो इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए बनाया गया था। तो वहां पर जो उन कंट्री से, एशिया के कंट्री से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो मैक्सिमम हम एशिया कंट्री से ही खरीद रहे हैं। तो जो आपका 10,29,881 जो करोड़ रुपीज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और वहीं अभी का जो इंक्रीजमेंट हो गया है वो हो गया 10 लाख से चला गया है 15,44,520 करोड़ रुपीज के अंदर। ये जो आपका एक डायग्राम था जो डायरेक्शन ऑफ इंडिया इंपोर्ट्स को शो कर रहा था कि इंडिया का पैसा है सबसे ज्यादा कौन से कंट्री को जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया प्रोडक्ट करता है, इंपोर्ट करता है, वो एशियन कंट्री से ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सी पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो सी पोर्ट्स एज ए गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं। जैसे आप लास्ट वीडियोस के अंदर देख चुके थे कि हम ट्रांसपोर्ट देख सकते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में हम रोड ट्रांसपोर्ट देखे थे, फिर रेल ट्रांसपोर्ट देखे थे, फिर एयर ट्रांसपोर्ट देखे थे, और फिर वाटर ट्रांसपोर्ट देखे थे। तो सबसे सस्ता जो पड़ता है ना, वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो इजीएस्ट वे में, इकोनॉमिक वे में अगर देखें, तो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट का जो 90%
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 90% जो ट्रेड होता है वो वाया वाटर रूट या जो वाटरवेज के वाया थ्रू होता है, तो या सी रूट्स हम बोल सकते हैं इसको। सी रूट्स में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वो सी पोर्ट्स इंडिया के अंदर, India is surrounded by sea from three sides and is best ordered with a long coastline. Water provides a smooth surface for very cheap transport provides. There is no turbulence. India has a long tradition of sea farming and developed many ports with place name suffixed with patterned meaning ports. An interesting fact about ports in India is that its west coast has more ports than its east coast. तो जैसा कि इंडिया की लोकेशन जब हम देखते हैं तो इंडिया इस तरीके से, आपको मैपिंग मैंने आपको सिखा दी है, इंडिया विद इन 1 सेकेंड कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन। तो इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट काउंट किया जाता है क्योंकि इंडिया के 3 साइड्स में क्या होता है, वाटर बॉडी है, और 3 साइड्स में जो वाटर बॉडी है वो आपका तो सी पोर्ट्स जो देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपके वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पर जो सी पोर्ट्स होंगे जैसे कांडला, मुंबई, नाहवा, मारमागुआ, कोची, तो ये जो सी पोर्ट्स होंगे तो ये वेस्टर्न कोस्ट के सी पोर्ट्स होंगे। तो वेस्टर्न कोस्ट के सी पोर्ट्स जैसे गुजरात में कांडला, मुंबई, नाहवा, मारमागुआ और कोची। फिर आते हैं ईस्टर्न पार्ट्स के ऊपर जो सी पोर्ट्स होंगे, तो ईस्टर्न पार्ट में जो सी पोर्ट्स होंगे जैसे यहाँ तुतिकोरिन और यहाँ चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, हल्दिया और कलकत्ता। तो ये जो सी पोर्ट्स हैं ईस्टर्न सी पोर्ट्स होंगे और ये जो सी पोर्ट्स हैं वेस्टर्न सी पोर्ट्स हैं। तो इंडिया में 2 टाइप्स के सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो सी पोर्ट्स हैं ये 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, 12 मेजर, और 200 माइनर सी पोर्ट्स हैं। मेजर मींस क्या होता है, मेजर सी पोर्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और जो माइनर सी पोर्ट्स होती हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट्स की होती है। जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई माइनर सी पोर्ट्स है तो महाराष्ट्र स्टेट उसको गवर्निंग करेगी, कंट्रोल करेगी, और अगर मेजर सी पोर्ट्स हैं तो उसको सेंट्रल सरकार जो उस टाइम पे जो भी सेंट्रल सरकार प्रेजेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के अंदर आपका जो आपका कोस्टल स्टेट्स के अंदर सी पोर्ट है। तो ठीक ऐसे ही जैसे आप लास्ट वीडियोस में या जो क्लासेस हमारी थी तो उसमें आप डिस्कस कर चुके थे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवे को सेंट्रल सरकार कंट्रोल करती है, तो स्टेट हाईवे को स्टेट सरकार, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया। तो ठीक ऐसे ही जो मेजर सी पोर्ट्स होंगे तो मेजर सी पोर्ट्स को कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो माइनर सी पोर्ट होंगे माइनर सी पोर्ट को कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जैसे नेशनल हाईवे को कौन बनाता था, नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और स्टेट हाईवे को कौन बनाता था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी। तो मेजर सी पोर्ट्स को कौन बना रहा है, सेंटर, और माइनर सी पोर्ट्स को कौन बना रहा है, स्टेट। तो यहाँ पर वही हमारे जो मेजर सी पोर्ट्स अभी जो 12 है 13 हो गए थे, फिर दोबारा से 12 बन गए हैं। तो अभी हमने जो डिस्कस करना है 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया के, और वो कहाँ देखने को मिलेंगे, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री में देखने को मिलेंगे। मींस जो इंडिया के कोस्टल स्टेट्स होंगे वहीं तो मिलेंगे। अब हरियाणा में कोई सी पोर्ट थोड़ी ना मिलेगा। तो जैसे यहाँ गुजरात है तो इस लोकेशन पे देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र में मुंबई में, ठीक है। तो वही डिस्कस करेंगे। तो मेजर सी पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो सी पोर्ट्स आएगा वो आएगा आपका कांडला, कांडला सी पोर्ट्स आएगा। तो कांडला सी पोर्ट्स सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ has been developed as a major port to cater to needs of western and northwestern parts of the country, and also to reduce the pressure at Mumbai port
The port is specially designed to receive large quantity of petroleum and petroleum products and fertilizer. The offshore terminal at Wadinar has been developed to reduce the pressure of Kandla ports. Demarcation of the boundary of the hinterland would be difficult as it is not fixed our space. In most of the cases, hinterland of one port may be overlap with that of the others. तो यहाँ पर जो कांडला सी पोर्ट्स की लोकेशन देखेंगे तो जैसे आप गुजरात वाला ये देखते हैं तो यहाँ पर ये है बे ऑफ खंबात और ये है बे ऑफ कच्छ। तो बे ऑफ कच्छ में मिलेगा आपको कांडला सी पोर्ट्स की लोकेशन से। ठीक है, तो ये सी पोर्ट्स हैं। अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे हमारे जो ट्रेड्स हैं, जो टॉपिक था हमारा यूनिट्स, जो हमारी फोर्थ ही चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड्स, और इंटरनेशनल ट्रेड्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स डिस्कस किए थे और इंडिया का सिनेरियो शो हो गया था आपको यहाँ पे टेबल के थ्रू। 11.1 टेबल शो कर रही थी कि जो फॉरेन ट्रेड्स किस तरीके से इंडिया ट्रेड्स कर रहा है करोड़ रुपीज में। और उसके बाद फिर डिस्कस किए थे जो इंडिया का ट्रेड्स का जो रूट है या जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड्स देखा था हमने, कौन कौन से कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का, कितना क्वांटिटी में के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी टाइम हो गया है। नाउ द टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।